आज हम जिनकी बात कर रहे हैं वो हैं दुनिया के पहले अरबपति जॉन डी रॉकफेलर सीनियर। और हमारा आधार है रॉन चेर्नो की जो मशहूर जीवनी है टाइटन, उसका एक सारांश। देखिए, मकसद सिर्फ ये देखना नहीं है कि उनके पास कितनी दौलत थी, जो आज के हिसाब से मतलब 400 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा बनती है। हाँ, वो तो है ही। बल्कि हम ये समझना चाहते हैं कि उनका अनुशासन कैसा था, उनकी सोच क्या थी और वो कौन सी रणनीतियां थी जिनसे न सिर्फ वो इतने कामयाब हुए बल्कि उन्होंने अमेरिकी इंडस्ट्री को ही बदल दिया। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है, जैसा कि स्रोत भी बताता है, कि रॉकफेलर सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं थे। उन्होंने असल में पूंजीवाद को, उस दौर के बिजनेस करने के तरीके को एक नया रूप दिया। उनकी कहानी काफी जटिल है, उसमें सफलताएं भी हैं और विवाद भी कम नहीं है, तो कई परतें हैं इसमें। तो शुरू से शुरू करते हैं। उनकी शुरुआत तो काफी साधारण परिवार में हुई थी, बल्कि गरीब ही कहेंगे। पिता का कुछ खास भरोसा नहीं था, धोखेबाज किस्म के थे। हाँ, अविश्वसनीय। पर माँ काफी धार्मिक और कह सकते हैं बहुत अनुशासित थी। और लगता है माँ का ही असर था कि रॉकफेलर ने बहुत कम उम्र में पैसे की कीमत समझी, बजट बनाना सीखा। बिल्कुल, वो पहला लेजर जो उन्होंने 16 साल की उम्र में शुरू किया था। हाँ, हर सेंट का हिसाब। जी, और यही अनुशासन, यही बारीकी उनके बिजनेस में भी दिखती है। 1863 में क्लीवलैंड में एक छोटी सी तेल रिफाइनरी से शुरू किया। और फिर बनाई स्टैंडर्ड ऑयल। हाँ, स्टैंडर्ड ऑयल। और ये कंपनी इतनी बड़ी हो गई कि एक वक्त पर अमेरिका के लगभग 90% तेल कारोबार पर, आप सोचिए, इनका कंट्रोल था। एक तरह का एकाधिकार, मतलब मोनोपोली। बिल्कुल, मोनोपोली। उनका पूरा ध्यान इसी पर रहता था कि लागत कैसे कम की जाए, एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए। अच्छा, उनकी रणनीतियां क्या थीं? जो स्रोत बताता है वो तो काफी निर्मम लगती हैं। निर्मम और प्रभावी दोनों। हाँ, मतलब कॉम्पिटिटर्स को या तो खरीद लो या रास्ते से हटा दो, ऐसी परिस्थितियां बना दो कि वो टिकी ना पाए। और साथ ही प्रोडक्शन कॉस्ट को लगातार कम करना और हमेशा लंबी अवधि की सोचना, छोटी रेस नहीं। जी, उनका लीडरशिप स्टाइल भी, वो शांत रहते थे पर बहुत दृढ़ थे। तो ये सिर्फ पैसा कमाना नहीं था। जैसा स्रोत में भी है, वो मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट के भी मास्टर थे। उन्होंने सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक पूरा सिस्टम खड़ा किया जो उस वक्त के हिसाब से बहुत नया था। इसीलिए वो अपने दौर के सबसे अमीर इंसान बने। जी, पर कहानियां खत्म नहीं होती, जो ज्यादा दिलचस्प बात है। सही कहा, यहीं से एक नया मोड़ आता है। जिंदगी का जो आखिरी बड़ा हिस्सा था वो उन्होंने परोपकार में लगाया, समाज सेवा में। हाँ, बिल्कुल। शिकागो यूनिवर्सिटी की स्थापना में मदद की, मेडिकल रिसर्च को बहुत पैसा दिया, खासकर हुकवर्म और येलो फीवर जैसी बीमारियों के लिए। चर्च और दूसरी संस्थाओं को भी काफी दान दिया। उनका वो कथन भी है कि ईश्वर ने मुझे पैसा दिया और मुझे इसे समझदारी से इस्तेमाल करना है। ये उनके व्यक्तित्व का एक अलग ही पहलू है। बिल्कुल। तो इस पूरे सफर से, इस स्रोत से कुछ अहम बातें निकलती हैं। पहली तो अनुशासन और सेल्फ कंट्रोल की ताकत। दूसरी, अकेले नहीं बल्कि एक सिस्टम बनाकर आगे बढ़ने का महत्व। हाँ। तीसरी, नैतिकता का सवाल। हालांकि ये कहना पड़ेगा कि उनके बिजनेस करने के तरीकों पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। ये पहलू थोड़ा विवादास्पद है। सही है। और आखिर में कि दान देना सिर्फ पैसा देना नहीं है, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी, एक विजन का भी हिस्सा हो सकता है, जैसा उनके बड़े स्केल के परोपकार से लगता है। तो कुल मिलाकर टाइटन का ये सारांश हमें दिखाता है कि जॉन डी रॉकफेलर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक जटिल शख्सियत थे। उनमें सिर्फ लालच नहीं था, बल्कि गजब की दृढ़ता थी, धैर्य था और दूर की सोचने की क्षमता थी। हाँ, उनकी बनाई व्यवस्था, कॉस्ट कटिंग पर उनका जोर, ये चीजें तो आज भी कई बड़ी कंपनियों में दिखती हैं। बिल्कुल, उन्होंने पूंजीवाद के काम करने का तरीका बदला और एक ऐसी विरासत छोड़ी जिस पर आज तक बहस होती है। और यही हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज के दौर में बिजनेस में इस तरह की, कह लीजिए, क्रूर एफिशिएंसी और फिर उसी लेवल पर इतनी बड़ी समाज सेवा, इस कॉम्बिनेशन को कैसे देखा जाए? अच्छा सवाल है। क्या बहुत ज्यादा पैसा कमाने के साथ उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी, जैसे दानवीरता, अपने आप जुड़ जाती है? और उससे भी जरूरी सवाल ये कि क्या हमें सिर्फ नतीजा देखना चाहिए, मतलब परोपकार, या पैसा कमाने के तरीकों का भी उतना ही निष्पक्ष मूल्यांकन होना चाहिए? ये सोचने वाली बात है। जी, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद आगे भी सोचने की जरूरत